नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू करते हैं सीडीपी बाल विकास। ठीक है ना। और इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है बाल विकास की अवधारणाएं और इसका अधिगम से संबंध। ठीक है ना। ये क्लास 1 है। तो अब हम चलते हैं इसकी क्लास वाइज आपको सारे चैप्टर इसी चैनल पर मिल जाएंगे रेगुलर। ठीक है, चलते हैं। इसमें पहले कहते हैं हम विकास की परिभाषा। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। सतत का मतलब है लगातार लगातार चलने वाली। ठीक है ना। और धीमी मतलब विकास लगातार चलता है और धीमा चलता है, ये इसकी प्रक्रिया है। ठीक। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास उसके वसानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। विकास जो होता है वो वसानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है उसके कारण विकास उत्पन्न होता है। मुनरो के अनुसार भ्रूण अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलने वाले परिवर्तनों की यह श्रृंखला का नाम ही विकास है। कहने का मतलब है विकास जो है भ्रूण अवस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी गर्भावस्था से, गर्भ के अंदर जब भ्रूण बनता है तभी से विकास शुरू हो जाता है और वृद्धावस्था तक, जब तक जीवन चलता रहता है तब तक विकास होता रहता है। ठीक है ना। श्रीमती हरलोक के अनुसार विकास कर्मिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म होता है। नवीन आकृतियों में कह सकते हैं जैसे भ्रूण अवस्था में सबसे पहले सिर बनता है ना। तो ये होती है नवीन आकृति, नई आकृति बनना, विकास। और आदतों मतलब किसी आदत का विकास होना, किसी आदत का उत्पन्न होना बच्चे के अंदर या किसी हमारे अंदर, किसी के भी अंदर, तो उसको विकास बोलते हैं। ठीक है ना। अगर उसी विकास में जो मतलब वही जो है आदत वो बढ़ जाए तो उसे वृद्धि बोलते हैं, है ना। लेकिन जो पहले क्षमता विकसित होगी बच्चे में या हम में किसी में भी, उसको विकास बोलते हैं। मतलब जो चीज हम में पहले से नहीं है वो चीज का गुण या वो क्षमता आ जाना विकास कहलाता है। कैसल के अनुसार विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर संरचना, अंग विश्लेषण एवं व्यवहारात्मक इन तीनों रूपों में मापन भी हो सकता है। कहने का मतलब है विकास का मापन भी हो सकता है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि विकास का मापन हो सकता है, मूल्यांकन हो सकता है, और भी उसमें 2 ऑप्शन थे, है ना। तो उसमें था राइट था मापन हो सकता है, विकास का मापन कर सकते हैं। विकास की अवधारणा। विकास का अर्थ किसी जीव प्राणी में किसी विशेषता का जन्म लेना जो उसमें मौजूद नहीं था विकास कहलाएगा। अतः किसी क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही दिखाई पड़ेगी। कहने का मतलब है कि भाई आपने अगर कोई चीज़ सीख ली, जैसे मान लो आपने स्विमिंग सीख ली, है ना, तैरना सीख लिया, तो इसको विकास बोलेंगे। ये विकास किसी क्षेत्र में, अब तैरने के क्षेत्र में विकास एक बार ही तो हुआ कि आपको उसमें तैरना आ गया, है ना। ये विकास बार बार थोड़ी होगा, आप तैरना बार बार थोड़ी सीखोगे, आपने एक बार सीख लिया ना, तो उसको विकास बोलते हैं। जो क्षमता हम में नहीं थी, जानी क्षमता, ये क्षमता हम में विकसित हुई है। ठीक, ये क्षमता ही विकास कहलाएगी। किसी व्यक्ति में जो क्षमता नहीं थी अगर वही क्षमता आ जाए तो विकास होता है। ठीक। विकास बहुआयामी, प्रशासनिक और यह ऐतिहासिक परिवेश या सामाजिक संस्कृति से प्रभावित होता है। ध्यान रखना, सामाजिक संस्कृति से समाज सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। प्रभावित तो और भी कारक हैं इसके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कारक है सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक। विकास जो होता है वो मात्रात्मक होता है और लचीला होता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब इसकी भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? देखिए, अब विकास की भविष्यवाणी ऐसे की जा सकती है कि कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई बच्चा देर से चलना सीखता है। ठीक है ना। तो आप ये तो कह सकते हैं अगर बच्चा स्वस्थ है कि ये चलेगा जरूर, तो ये ही भविष्यवाणी होती है कि भविष्यवाणी, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा चलेगा या बच्चा दौड़ेगा, क्योंकि अगर उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, ठीक है ना, तो हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। वृद्धि की अवधारणाएं। वृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु तक होती है और एक निश्चित आयु आने के बाद वृद्धि रुक जाती है। अब जैसे मान लो हमारे शरीर का विकास हुआ, हमारा शरीर बढ़ना शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे, है ना, तो वो एक उम्र तक ही बढ़ेगा, एक उम्र तक ही उसमें जो वृद्धि होगी, उसके बाद वृद्धि अपने आप रुक जाती है। ठीक। उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि हम पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, है ना। तो पूरी जिंदगी थोड़ी बढ़ते हैं, एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, उसके बाद वृद्धि स्वतः ही रुक जाती है। जिस क्रम में विकास होता है वही क्षमता बढ़ जाए तो वृद्धि कहलाती है। ठीक है ना। अब जैसे विकास होता है, विकास को मैंने बताया जैसे भ्रूण अवस्था में हाथ, पैर या सिर का विकास हुआ, ये उत्पन्न हुए,
है ना, किसी नई चीज का उत्पन्न होना ही विकास होता है। तो ये उत्पन्न हुए, और जब बच्चा जन्म लेगा फिर वो धीरे धीरे उसके हाथ पैर जो बढ़ेंगे, है ना, एक निश्चित आयु तक, तो जो ये बढ़ना है इसी को वृद्धि बोलते हैं, यही वृद्धि कहलाती है। अब चलते हैं अगली तरफ। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने बुद्धि को सिर्फ शारीरिक माना है। तो बुद्धि को जो होती है, बुद्धि में जो वृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है। वृद्धि व विकास में अंतर। देखो, वृद्धि वृद्धि जो होती है मूर्त होती है और मात्रात्मक होती है। कहने का मतलब है, वृद्धि को मूर्त मतलब देखना, है ना, दिखाई देने वाली वस्तुओं को मूर्त बोलते हैं। तो वृद्धि दिखाई देती है भाई, शरीर के जब अंग बढ़ते हैं धीरे धीरे तो दिखाई तो देते हैं ना कि बढ़ रहे हैं, या किसी चीज में जो है बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वो दिखाई देती है। तो इसे ही बोलते हैं वृद्धि मूर्त होती है और मात्रात्मक होती है। वृद्धि कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है ना, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया कि वृद्धि जो है कुछ समय तक तो लगातार चलेगी, एक निश्चित आयु तक, उसके बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, रुक जाती है। मतलब बुद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। वृद्धि की दिशा वृद्धि की दिशा जो होती है, वृद्धि निश्चित नहीं होती। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है कि वृद्धि पहले किस अंग में होगी, है ना। वृद्धि किसी भी अंग में, जो किसी भी अंग में हो सकती है पहले। भाई ऐसा नहीं पहले आपके हाथ बढ़ेंगे फिर पैर बढ़ेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ हो बढ़े, या पहले पैर बढ़े या हाथ बढ़े, है ना। ये इसकी वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं है। ठीक। वृद्धि को मापा जा सकता है, यानी वृद्धि का भी मापन किया जा सकता है, नापतोल की जा सकती है ना वृद्धि की। वृद्धि उन्हीं अंगों में होती है जो जन्म के समय विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना। वृद्धि शारीरिक होती है, और शारीरिक तब होगी जो जन्म के समय वह अंग विद्यमान होंगे, है ना, उन्हीं अंगों में वृद्धि होती है। जैसे हमारा शरीर में जो अंग विद्यमान हुए, विकास हुआ उनका, तो वृद्धि उन्हीं में होगी धीरे धीरे। ठीक। वृद्धि वहां होती है, मतलब वृद्धि बाहर से दिखाई देती है। अब आइए विकास पे। विकास विकास गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होता है ना। अभी बताया था, विकास किसी गुण को कहते हैं, किसी गुण या क्षमता का विकास आ जाना ही विकास कहलाता है। ठीक। तो विकास गुणात्मक व मात्रात्मक होता है। विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास का मापन नहीं किया जा सकता। विकास अमूर्त होता है। अमूर्त से मतलब है ना दिखाई देने वाली वस्तुएं, जो दिखाई ना दे वो अमूर्त होती है। तो विकास अमूर्त होता है ना। विकास दिखाई नहीं देता। भाई कोई क्षमता, आपने तैरना सीखा या आपने मार्शल आर्ट सीख लिए, है ना। भाई मार्शल आर्ट को कोई देख थोड़ी सकता है कि आपने सीख लिए। वृद्धि को देख सकता है, जब आप करोगे मार्शल आर्ट करोगे या किसी कंपटीशन में जाओगे तो वो वृद्धि कहलाएगी, है ना, वो विकास नहीं कहलाएगा। लेकिन जो चीज़ आपने क्षमता अपने अंदर विकसित कर ली, वो आपके अंदर से थोड़ी कोई आपको देखने के बाद ये कह देगा हाँ इसने मार्शल आर्ट सीख रखे हैं या इसने स्विमिंग सीख रखी है ना। तो ये जो क्षमता है, ये विकास है, ये किसी को दिखाई नहीं देता, ये आपके अंदर ही होता है। तो इसको बोलते हैं विकास अमूर्त होता है। विकास शरीर के गुणों से संबंधित होता है, जैसे उठना बैठना बोलना आदि। ठीक है ना। भाई बच्चा जो है, जैसे रेंगना, बच्चा पहले जो है बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो रेंगना सीखता है ना। तो ये रेंगना क्या है, ये रेंगना भी विकास है, क्योंकि बच्चे ने पहले बैठना सीखा, बैठना भी विकास हुआ। भाई बैठना दोबारा थोड़ी सीखेगा, एक बार ही सीखेगा ना, तो विकास हुआ। अब उसने रेंगना शुरू करा, ये रेंगना भी विकास है। धीरे धीरे वो जो घुटनों से चलेगा वो भी विकास होगा। जब वो एक दिन पैरों से चलने लगेगा वो भी विकास होगा, है ना, क्योंकि विकास एक बार होता है एक क्रम में। तो जब वो चलना सीख लेगा, कोई बार बार थोड़ी चलना सीखेगा, एक बार सीख लिया तो सीख लिया ना। तो इसी को विकास कहते हैं, और ये शरीर के गुणों से संबंधित होता है। विकास संपूर्ण जीवन चलता है। कुछ भी नया सीखना, जैसा मैंने बताया भाई, आपने स्विमिंग सीख ली या मार्शल आर्ट सीख लिया या क्रिकेट सीख लिया या वॉलीबॉल सीख ली, है ना। कुछ भी नया सीखना, आप कुछ भी नया कभी भी सीख सकते हो, मतलब किसी भी उम्र में सीख सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं विकास जो है वो संपूर्ण जीवन तक चलता है। ठीक है ना। कुछ भी नया सीखना ही विकास कहलाता है। विकास के फलस्वरूप जो है नवीन योग्यता, नई योग्यता मतलब नई क्षमता या योग्यता का जन्म होता है। विकास आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। ठीक। विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास की दिशा निश्चित होती है कि शुरू में पहले जो गर्भावस्था में, भ्रूण अवस्था में पहले सिर बढ़ता है, फिर हाथ पैर बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास अंततः व्यापक होता है। विकास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है, और विकास की जो है हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई ये बच्चा चलेगा या ये बच्चा दौड़ेगा, है ना। तो विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं हम। विकास के आयाम
विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आयाम है शारीरिक विकास। ठीक है ना, शारीरिक विकास में क्या होता है, बाल विकास का जो संबंध है, बाल विकास का संबंध बालक के शारीरिक विकास से होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हम बालक के जो है भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था के चक्र के विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें जो है बालक का शारीरिक विकास अगर उचित क्रम में हो रहा है तो उसका जो है शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, है ना। अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो उसका संवेगात्मक और जी मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, है ना। तो अगर बालक का शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को ढूंढा जाता है और उसका निवारण किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है शारीरिक विकास। दूसरा है आपका भाषा का विकास। भाषा विकास से आप क्या समझते हैं, मतलब बालकों के भाषाई विकास का अध्ययन भी जो है ना बाल विकास के अंतर्गत ही आता है ना। इसमें बालक जो है अपनी आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ और शब्दों का उच्चारण करता है। जो इन्हीं ध्वनियों और उच्चारण को एक उचित मतलब एक निश्चित आयु तक, मतलब एक आयु वर्ग के अनुसार बालक अपने मतलब संतुलित भाषा बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। जैसे 1 वर्ष या 9 माह तक जो बालक की शब्दों की जो वो होती है, उच्चारणों की जो काउंटिंग होती है वो लगभग 118 शब्दों की होनी चाहिए, है ना। यदि वो शब्द उच्चारण में मतलब इससे कम है तो बालक का विकास, भाषाई विकास जो है वो उचित रूप से नहीं हो पा रहा, है ना। तो हम इसका कारण ढूंढेंगे और उसका निवारण करेंगे इसमें भी। ठीक, ये होता है भाषा का विकास। अब चलते हैं संज्ञात्मक विकास या मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास में जो है, संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कहते हैं ना। इसमें जो है बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है बालकों की जो क्रियाएं हैं, संवेग हैं, उनके आधार पर बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक में होने वाले परिवर्तन, है ना, कि वे अपने परिवर्तन को मानसिक विकास के द्वारा कैसे प्रकट करते हैं। जैसे वस्तुओं को पकड़ना या विभिन्न प्रकार की जो है मतलब ध्वनियाँ करना, नए शब्द बोलना। ठीक है, ये सब होता है, इसके अंतर्गत ही आता है संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास के अंतर्गत। अब आते हैं हम अपने अगले उसकी तरफ, विकास की तरफ, सामाजिक विकास की तरफ। सामाजिक विकास, इसके अंतर्गत जो है बालक के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करा जाता है ना। सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करा जाता है, ये भी बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। कहने का मतलब है सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत जैसे परिवार के सदस्यों को पहचानना। ठीक है, परिचित परिचित मतलब आस पड़ोस के मतलब जिनको वो जानता है उनसे प्रेम या भयभीत होना या डरना, है ना। अन्य व्यक्तियों के कार्यों में सहायता प्रदान करना, इन सबको सम्मिलित किया जाता है सामाजिक विकास में, है ना। एक मतलब निश्चित आयु के बालक में जो है ना उचित व्यवहार संतुलित विकास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर इसके विपरीत किसी की स्थिति बालक के संतुलित विकास की सूचक नहीं होती। ठीक है, ये होता है सामाजिक विकास। नैतिक विकास, नैतिक विकास को चारित्रिक एक तरह से हम वो भी बोल सकते हैं, चरित्रिक विकास। ठीक है ना, नैतिक विकास को चरित्रिक विकास भी बोलते हैं। इसमें जो बालकों के चरित्र का अध्ययन किया जाता है ना, इसके अंतर्गत जो बालकों के शरीर के अंगों के प्रयोग, सामान्य नियमों के प्रयोग, है ना, अहभाव, प्रबलता, आज्ञा पालन की प्रबलता, नैतिकता का उदय, कार्यफल के प्रति चेतना आदि, मतलब इस तरह के जो भावना से सम्मिलित होते हैं ये उसमें आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो आयु का वर्ग के अनुसार जो चरित्र गुणों का विकास होना चाहिए इस उम्र में बच्चों का, नैतिक विकास के अंदर जो है बच्चों के चरित्र गुणों का विकास होना चाहिए। चरित्र विकास का जो घोतक माना जाता है, मतलब इसी को माना जाता है नैतिक विकास को। ठीक, मतलब बच्चे में जो है नैतिक विकास के गुण उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं, इसका अध्ययन करना ही नैतिक विकास होता है। तो सॉरी, हमारा ये रह गया शायद, है ना, सावैंगिक विकास। चलिए अब चलते हैं सावैंगिक विकास की तरफ। इसमें क्या है, बालकों के विभिन्न संवेगों संबंधी गतिविधियों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, इसमें क्या है, बालकों के विभिन्न प्रकार के संवेगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे यदि बालक अपनी आयु के अनुसार संवेगों को प्रकट नहीं कर पा रहा तो उसका संवेगात्मक जो विकास जो है वो उचित रूप से नहीं हो पाता,
हो पा रहा है, तो उसका जो संवेगात्मक विकास है जब उचित रूप से नहीं हो पा रहा है तो उसके जो है मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है, इस कारण की खोज करना और उसका निवारण करना, ये इसी में ही आता है संवेगात्मक विकास में, है ना। यदि वह आयु वर्ग के अनुसार संवेगों को प्रकट कर रहा है तो उसका जो सर्वागात्मक विकास है या सावैंगिक विकास है वो उचित रूप में हो रहा है, ठीक है ना, यानी उसका सर्वागात्मक विकास संतुलित है। तो इसमें जो है बालकों के विभिन्न प्रकार के संवेग, उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, परेशानी, भय, प्रेम, मतलब जितने भी प्रकार के संवेग होते हैं, है ना, उन सब का अध्ययन किया जाता है सावैंगिक विकास के अंतर्गत। विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। श्रीमती हरलोक ने विकास के दौरान होने वाले 4 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं, जिसमें पहला है नवीन आकृति एवं आदतों का जन्म। इसमें नवीन आकृति से मतलब है जैसे जन्म के कुछ समय बाद जो है बच्चे के दूध के दांत आते हैं ना, दूध के दांत जो बांधते हैं, यही विकास होता है, नई आकृति में विकास होना, है ना, नई एवं आदतों का जन्म होना। आदतों से मतलब है जैसे बच्चा चिल्लना सीख लेना, ओ सॉरी रेंगना सीख लेना, बच्चा रेंगने की आदत का विकास होता है ना, जैसे जन्म के कुछ समय बाद दूध के दांतों का आना और रेंगने की आदत का विकास होना, ये होता है नवीन आकृति एवं आदतों का जन्म। पुरानी आकृति एवं आदतों का विलोपन। अब पुरानी आकृति और जो है आदतों का विलोपन क्या होता है, इसमें जो है जैसे स्थायी दांत आने शुरू होंगे बच्चे के तो पुराने दांत टूटने लगेंगे, है ना, इसे को बोलते हैं पुरानी आकृतियों का विलोपन। तो पुराने दूध के दांत जो टूट के गिरने लगेंगे और नए दांत आने लगेंगे। ये लेकिन ये नए दांत आना विकास नहीं है, दांत तो एक बार आ चुके थे दूध के, वो विकास है, ठीक है ना। ये होगा पुरानी आकृति का विलोपन। और जैसे रेंगना, मतलब जैसे रेंग के चल रहा था लेकिन अब वो चलना सीख लिया, तो चलना सीखने के बाद वो रेंगने को भूल जाएगा, है ना, रेंगना भूल, वो रेंग के थोड़ी चलेगा बच्चा, तो रेंगना भूल जाएगा और चलना सीख जाएगा, तो उसको बोलते हैं पुरानी आकृति एवं आदतों का विलोपन। अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में से मतलब है जन्म के समय जो शिशु के सिर का भार अन्य अंगों की अनुपात की तुलना में अधिक होता है ना, मतलब अन्य अंग का जो विकास होता है वो जो है कम होता है और सिर का विकास जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि शुरू में सिर बड़ा रहता है और शुरू में सिर बड़ा रहता है, हाथ पैर छोटे रहते हैं, बाद में जो है मतलब सिर छोटा हो जाता है और हाथ पैर बढ़ जाते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं अनुपात में परिवर्तन। लंबाई चौड़ाई आदि में परिवर्तन। इसमें क्या है, विकास की अलग अलग अवस्थाओं में लंबाई चौड़ाई वजन आदि में जो है अलग अलग होती हैं, है ना। तो इसे मतलब इसे जो है बोलते हैं लंबा परिवार उसमें सॉरी लंबाई चौड़ाई आदि में परिवर्तन, यानी विकास में परिवर्तन होता है लंबाई चौड़ाई वजन आदि में परिवर्तन के द्वारा, ठीक है ना। भार, इसमें भार भी आ जाएगा, भार, इसे भार भी कहते हैं वजन को, है ना, भार में परिवर्तन, ठीक है। विकास के सिद्धांत। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो जो पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें, ठीक है। तो हम चलते हैं भाषा के सिद्धांत की तरफ, जिसमें हमारा पहला सिद्धांत है अतः संबंध का सिद्धांत। अतः संबंध का सिद्धांत में होता क्या है, क्योंकि विकास के जो सभी पक्ष होते हैं वे आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक और संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो मानसिक और सामूहिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं अतः संबंध का सिद्धांत। दूसरा है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विकास के अलग अलग क्षेत्रों में जो है विकास जो है अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन चलता रहता है ना, निरंतर चलता रहता है। जैसे अभी हमने पीछे परिभाषा पढ़ी थी, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत का मतलब निरंतर। विकास जो है भ्रूण अवस्था से लेकर और मृत्यु तक चलता रहता है, मतलब वृद्ध अवस्था तक चलता रहता है, इसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। कुछ भी नया सीखना जो होता है वो विकास कहलाता है, और विकास जो है निरंतर चलता रहता है, ठीक, भ्रूण अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। अब चलते हैं अगले सिद्धांत, वसानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास जो है वसानुक्रम और वातावरण की जो है अंतःक्रिया का ही परिणाम है, ठीक। इन दो, जब ये दोनों की अंतःक्रिया होती है तभी विकास उत्पन्न होता है। सरल से जटिल का सिद्धांत। विकास की शुरुआती आकृति जो होती है सरल होती है और बाद की जो आकृति होती है वो जटिल होती है। अब देखो कैसे होती है।
शुरुआत में जैसे बीज बीज जो होता है, बीज एक सरल होता है, छोटा सा होता है बीज, है ना, सरल होता है जब उसको बोते हैं, लेकिन उसको पौधा बनने में कितना समय लगता है ना, तो इसको बोलते हैं जटिल। यानी पेड़ से पौधा बनना, वो बीज से पौधा बनना, है ना, बीज से पौधा बनना किसकी तरफ इशारा करता है? सरल से जटिल के सिद्धांत की तरफ। तो ये होता है सरल से जटिल का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत, इसमें जो होता है विकास की गति जो है एक जैसी नहीं होती है ना, वो असमान होती है। ठीक है, जैसे शारीरिक विकास जो है शैशवावस्था में तो बहुत तेज होता है और बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है ना, इसको बोलते हैं असमान गति का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विकास की जो गति होती है ना, वो दुनिया के दो बच्चों में एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती, है ना, चाहे वे जुड़वा हो और किसी भी रूप से समान हो, है ना, वे कभी जो है मतलब विकास जो है उनमें समान रूप से नहीं होगा, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, चाहे तो एक बच्चा जल्दी सीखे, एक बच्चा देर से सीखे। भाई मान लो दो जुड़वा बच्चे हुए, आप क्या सोचेंगे उसमें जो है विकास समान रूप से होगा? नहीं, विकास कभी भी दो बच्चों में एक समान नहीं हो सकता, उनमें कुछ ना कुछ अंतर हर तरीके से जरूर होगा। दुनिया के हर बच्चे, हर इंसान में हर इंसान एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से भिन्न जरूर होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। अंतरा व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें क्या है, एक ही व्यक्ति के विकास के दो अलग अलग क्षेत्रों की गति एक जैसी नहीं हो सकती। मान लो जैसे दो बच्चे हैं और एक ही क्षेत्र, मतलब एक ही चीज वे सीख रहे हैं, मान लो वे स्विमिंग सीख रहे हैं, है ना, वे तैरना सीख रहे हैं, तो उनकी जो गति होगी ना, वो एक जैसी नहीं होगी कि मतलब कि वे दोनों एक साथ ही सीख लेंगे। ठीक है ना, तो एक बच्चा जो है मतलब थोड़ा लेट सीखेगा, एक थोड़ा जल्दी सीख लेगा, ये होता है अंतरा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, जैसे शैशव अवस्था में शारीरिक विकास की गति तेज और नैतिक विकास की गति धीमी होती है। शैशव अवस्था में जो शारीरिक विकास तो हो जाता है बच्चे का, लेकिन नैतिक विकास नहीं हो पाता है उसका, है ना, इसको बोलते हैं अंतरा व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। मस्तके धोमुखी या अधोमुखी विकास का सिद्धांत, सिफेले कोडल या सिरोपुच्छी विकास का सिद्धांत। सही है, इसके बहुत सारे नाम हैं, ध्यान रखना। इसे जो है इसे विकास की दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे जो है विकास की दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जिसका अर्थ होता है, जैसे कह सकते हैं कि विकास की दिशा जो होती है वो सिर से पैर की तरफ चलती है ना, सिरोपुच्छी होता है विकास, सिरोपुच्छी होता है, सिर से पैर की तरफ चलता है विकास, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है विकास, से जो बोलते हैं सिक से नग की तरफ चलता है विकास, है ना, चोटी से एडी की तरफ होता है विकास। ये सब जो है इसके विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, देखिए एक पेन और कॉपी जरूर ले लिया कीजिए और उसके जो है आप जो है नोट्स जरूर बना लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हीं से ही जो है क्वेश्चन में सीटेट में जो पेपर में क्वेश्चन फंसते हैं। अब चलते हैं अगले सिद्धांत की तरफ, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत में जो होता है ना, विकास का मॉडल, जैसे प्रतिरूप कह सकते हैं, है ना, ये दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा है। अभी आप इसमें बता जाना कि व्यक्तित्व विभिन्नता में बताया था कि एक जैसा नहीं है, मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ, प्रतिरूप की बात है ना, यहाँ विकास का जो मॉडल है, प्रतिरूप है, वो दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा है ना। जैसे कह सकते हैं कि सभी बच्चों में पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोर अवस्था आएगी। ठीक है ना, ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा है, सभी बच्चे इस विकास के दौर से होकर गुजरेंगे, पहले शैशवावस्था, फिर पहले बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, है ना, ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। निश्चित क्रम अनुक्रमिकता का सिद्धांत, विकास का क्रम जो है पहले से ही निश्चित होता है ना, कि पहले दूध के दांतों का विकास होगा और बाद में स्थायी दांतों का विकास होगा। ठीक, निश्चित क्रम या अनुक्रमिकता का सिद्धांत इसी को बोलते हैं। भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, इसमें क्या है, हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, है ना, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिमान समान होता है, क्रम समान होता है, और कभी हम ये जो विकास जो है विपरीत न होने के कारण हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब कह सकते हैं कि जैसे हजारों वर्ष बाद भी
जो मतलब भ्रूण बनेगा उसमें जो है बच्चे का सबसे पहले सिर का विकास होगा, है ना कि पहले हाथ पैरों का विकास होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक, इसी को बोलते हैं भविष्यवाणी या कथनीयता का सिद्धांत। वर्तुकाल या वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इसमें विकास का कोई भी क्षेत्र अपने चरम पर पहुंचने के बाद, एक चरम पर पहुंचने के बाद वापस ढलान की तरफ आता है। लेकिन ढलान से की तरफ आने का मतलब ये नहीं है सिद्धांत वापस जा वो विकास वापस हो रहा है, नहीं नहीं, वो एक ढलान की तरफ आता है और उस ढलान पे आने आने मतलब आते ही एक नए क्षेत्र में विकास शुरू हो जाता है। ठीक है ना, विकास मतलब एक क्षेत्र में अपने चरम पर जाता है, फिर ढलान पर आने के बाद दूसरे क्षेत्र में विकास शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। ठीक है, जैसा कह सकते हैं आप कि दूध के दांत गिरने के बाद एकदम से नए दांतों का विकास होना शुरू हो जाता है। समझे, ये होता है वर्तुलाकार चक्राकार विकास का सिद्धांत। ठीक है, जैसे मतलब भाई दूध के दांत जो है गिरने शुरू हो गए और नए दांत पक्के मतलब जो आपके स्थायी दांत हैं वे आने शुरू हो गए। ठीक है, ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। इसे जो है संपूर्ण से बारीक की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना, एकीकरण को जो संपूर्ण से बारीक की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। में जो है पहले जो है मानव शिशु संपूर्ण और कहने का मतलब है पहले मानव शिशु संपूर्ण शरीर पर और बाद में हाथ पैरों की उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है ना, भाई जो बच्चा होता है वो पहले जो अपना नियंत्रण करता है वो संपूर्ण शरीर पर करता है ना। वो कुछ भी आप उसको वस्तु दोगे ना वो पूरा शरीर से पकड़ने की कोशिश करेगा उसको, है ना। धीरे धीरे वो हाथों पे नियंत्रण लाएगा, धीरे धीरे फिर उंगलियों पे लाएगा, है ना। तो बाद में वो अपनी उंगलियों से पकड़ना शुरू करेगा। ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है, विकास पहले नजदीकी या केंद्रीय अंक में होता है, बाद में दूर या बाहरी अंकों में होता है। ठीक है ना, मतलब या तो पहले समीप के अंकों में होगा या फिर केंद्र के अंकों में होगा पहले विकास, उसके बाद दूर के या फिर बाहर के अंगों में विकसित होता है विकास। जैसे कह सकते हैं कि केंद्रीय अंग के रूप में आप रीढ़ की हड्डी ले लीजिए। रीढ़ की हड्डी का विकास होने पर नजदीकी अंग के रूप में जांघों का विकास, है ना। यानी पहले रीढ़ की हड्डी का विकास फिर जांघों का विकास, ऐसे और अंत में दूर के और बाहरी मतलब और दूर के जो और बाहर हैं उनके अंगों का विकास, जैसे पैरों की उंगलियों का विकास। ठीक है, ये होता है समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है हमारा विकास को प्रभावित करने वाला अधिगम, है ना। विकास का अधिगम का सिद्धांत जो है रिचार्डसन रिसियर्स ने दिया है, जिसका अर्थ है विकास एवं अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि विकास और अधिगम में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना। इस तरह से आया था कुछ। तो विकास और जो अधिगम है उसमें जो धनात्मक संबंध होता है ना। और इसमें जो है इस कहने का मतलब है कि विकास में जो है अधिगम में घनात्मक संबंध का मतलब है कि जहाँ पर अधिगम का स्तर उच्च होगा वहाँ पर जो है विकास का स्तर भी उच्च होगा। अगर अधिगम का स्तर निम्न है तो विकास का स्तर भी निम्न होगा। ठीक है ना, ऐसी ये हमारा क्योंकि अधिगम जो है विकास को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है हमारा उम्र। इसका जो है रॉबर्ट होविंगहर्स्ट ने जो है विकासात्मक कार्यों की अवधारणा दी है, जिसका अर्थ है उम्र के अनुसार सही विकास, अर्थात कोई भी विकास तभी होगा जब उसके लिए सही उम्र आ जाएगी, है ना। क्योंकि उम्र भी विकास को प्रभावित करती है। भाई ऐसा नहीं कि बच्चा जो है पहले से ही स्थायी दांत लेके आएगा ना, एक उसकी उम्र होती है कि हाँ भाई अब स्थायी दांत आएंगे तो उसी समय स्थायी दांत आएंगे, है ना। एक उम्र होती है कि हाँ भाई इस उम्र तक वो चलना सीखेगा तो उसी उम्र में से चलने की शुरुआत होती है बच्चे की। ऐसा थोड़ी कि पैदा होते ही चलना सीख जाता है। ठीक है, तो उम्र भी जो है विकास को प्रभावित करती है। अगला कारक है हमारा प्रजाति, है ना। प्रजाति विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि कह सकते हैं भाई कलिनबर्ग के अमेरिका की श्वेत एवं अश्वेत प्रजाति के बच्चों का जो आईक्यू का परीक्षण करा,
है ना। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो वहाँ के जो काले लोग हैं, मतलब अश्वेत लोग हैं, उनका जो आईक्यू लेवल कम है ना। और जबकि गोरे जो लोग थे उनका जो आईक्यू लेवल है वो ज़्यादा है। तो इसी को बोलते हैं प्रजाति, ठीक है ना। विकास को प्रभावित करने का जो एक कारक है प्रजाति भी है। भाई एक प्रजाति जो थी अश्वेत थी, जिनका आईक्यू लेवल जो है वो कम था, है ना। और एक प्रजाति जो थी वो थी गोरी श्वेत, उनका जो आईक्यू लेवल ज्यादा था। ठीक। लिंग लिंग भी जो है विकास को प्रभावित करता है। ठीक। पोषण, पोषण मतलब खाना पीना, है ना, ये सब जो है पोषण में आते हैं। ठीक। और संस्कृति, हमारे हमारे आचार विचार, हमारी सभ्यता, ये सब जो संस्कृति आती है। और उम्र विकास को प्रभावित करने का जो सबसे ज़्यादा कारक है, सबसे ज़्यादा जो है वो है संस्कृति, ठीक है ना। सामाजिक और संस्कृति, ये समाज को विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। बीमारी, अधिगम, है ना, अधिगम तो सॉरी हमने पढ़ ही लिया अभी ऊपर, है ना। वसानुक्रम और वातावरण, सॉरी ये वह होगा, है ना, वह। वसानुक्रम व वातावरण, वसानुक्रम से मतलब है अनुवांशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, वसानुक्रम होता है। वातावरण हमारे आस पास का वातावरण, है ना, ये होता है। आस पड़ोस का व्यवहार मतलब कैसा है। तो ये सब चीजें जो है अधिगम को, ओ सॉरी, विकास को प्रभावित करती है, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो जो है मतलब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको जो है ना सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी सारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।